हाँ जी, तो यूक्लिड साहब ने अभिगृहित और अभिधारणा का उपयोग करके अपने 465 ठो प्रमेय को साध्य कर दिया, यानी प्रमेय का प्रूफ दे दिया। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कि भैया ये अभिधारणा और अभिगृहित जिसकी सहायता से उन्होंने अपने प्रमेयों की उपपत्ति यानी प्रमाण दिया, उनको सिद्ध किया, ये दोनों है क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अभिगृहित और अभिधारणा के बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक, तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि भैया गणित में कुछ होता है कथन, फिर होते हैं प्रमेय, फिर होते हैं कुछ कंजेक्चर और अंत में एक समझाया था अभिगृहित। तो अभिगृहित क्या हमने समझाया था आपको कि कुछ हम लोग कथन को सही मान लेते हैं, बस सही मान लेते हैं कि क्या है कि हम लोगों को कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने बताया था वो था हमारे परिभाषा के लिए। अभिगृहित के लिए क्या, तो अभिगृहित के लिए ये कि इनके लिए हमको कुछ प्रूफ की, कुछ सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। हमने आपको समझाया था कि जैसे 5 बराबर 5 है और इन दोनों में आप दोनों और 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 बराबर 7। तो इस चीज़ के लिए आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं, जिसको यही यूक्लिड साहब का ये वाला नियम है कि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो जो परिणाम भी आएंगे वो भी बराबर ही आएंगे। इसी में क्या है वो। तो चलिए अभिगृहित को फिर से समझते हैं। तो भैया जो हमारा ज्यामिति है, ठीक है, उस ज्यामिति में हम लोग कुछ कथन को सत्य मान लेते हैं और वो कथन होता किसके बारे में है, तो वो होता है कथन गुणों के बारे में। अब पूछो ये भैया गुणों की ये कौन से गुणों के बारे में होता है, तो ये हमारे ज्यामितीय जो वस्तुएं हैं, जैसे मैं ज्यामितीय वस्तुएं नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैं मान लो कि ये है हमारा हो गया एक वर्ग, ठीक है, ये क्या है, एक मान लो या कोई हो गया त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के बारे में हमने कोई बात बोली तो ये क्या हो गया, एक ज्यामितीय कथन हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, ज्यामितीय आकृति है। उसी प्रकार जो हमारे ज्यामितीय वस्तु है, और जैसे अभी बोले, जैसे मैं बिंदु, रेखा हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, इसका हम लोग कुछ गुण मान लेते हैं। जैसे मैं मान लो कि ये वाला जो वर्ग है, इसका ये जो विकर्ण है ये हो गया एक गुण, यानी इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस विकर्ण के बारे में हम कुछ कहेंगे तो वो हो जाएगा एक कथन। और क्या हो जाएगा, वो कथन। अब कुछ कथनों में जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग उनको सत्य मान लेते हैं, बस हम उनको मान लेते हैं भैया कि ये सही है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, अभिगृहित। लेकिन शर्त यह है, तो अभिगृहित व्यापक रूप में होते हैं। देखो जैसे वैसे सर्वव्यापी सत्य जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है। समझे क्या बोलना चाहे हमें भैया, अभिगृहित और अभिधारणा दोनों एक ही हैं, सिर्फ दोनों में एक छोटा सा अंतर यह है भैया कि अभिधारणा हमेशा ज्यामिति से जुड़ा रहेगा और अभिगृहित क्या, तो अभिगृहित पूरे गणित के लिए है। अभी हम लोग समझेंगे उदाहरण से हम कहना क्या चाहते हैं। देखो इन दोनों के लिए हम लोगों को किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम सब इसको मान लेते हैं कि ये कथन सही है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं स्वयं सिद्ध। भैया अपने आप में ये सब सिद्ध है, हमको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सत्य या जो सर्वव्यापी सत्य जिनके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, जो कि हमेशा गणित में प्रयोग होंगे कहीं भी, उनको बोल देंगे अभिगृहित यानी एक्जियम, HIOM। और वैसे सत्य जो सिर्फ ज्यामिति से संबंधित है उनको क्या बोल देते हैं, तो उनको बोल देते हैं
पोस्टुलेट यानी यही अभिधारणा, समझे। तो ये रहा हम लोग का एक छोटा सा अंतर। लेकिन आज के दिन में ये जो अभिधारणा है ये और ये जो स्वयं सिद्ध या अभिगृहित है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे के स्थान पे चला देते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। तो जो यूक्लिड साहब ने बहुत सारा अभिधारणा दिया, उसमें से कुछ अभिधारणा और कुछ अभिगृहित हम लोग को पढ़ना है। जैसे में देखो, पहला अभिगृहित यहाँ पर दिया हुआ है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब तुमको समझ रहे होगे कि भैया तो कोई दो ठो वस्तु है, वो किसी तीसरे वस्तु के बराबर मान लो है, तो वो दोनों आपस में बराबर होगा। समझे? नहीं समझे? देखो समझो फिर से। मान लो हम बोल देते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक इसे वर्ग है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास वृत्त है और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास जो ये वृत्त है, त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल कितना है? बराबर है भैया। और हम क्या बोलते हैं कि इस त्रिभुज का और इस वर्ग का, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। अब इससे आप क्या समझ गए होंगे? अब इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो वृत्त है और ये जो वर्ग है, इनका क्षेत्रफल नहीं बराबर होगा। तो जी हाँ, इनका भी होगा बराबर। तो ये कहाँ से आया? इसके लिए तुमको कोई प्रूफ का आवश्यकता पड़ा ये समझाने के लिए कि भैया चूंकि इनका बराबर है और इस त्रिभुज और वर्ग का बराबर है, तो ऑटोमेटिकली भैया ये वर्ग और जो सर्कल है यानी वृत्त, इनका भी बराबर होगा। तो ये इस अभिगृहित का उपयोग हो गया। ऐसे ही और क्या लिखा हुआ है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे में मान लो कि तुम्हारे पास कोई कोण दिया हुआ है, उसमें उस कोण में तुम कुछ जोड़ देते हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि भैया 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 समान वस्तुएं रहनी चाहिए, समान वस्तुएं। अब तुम 5 किलो मान लो चीनी है और 5 किलो नमक है, इन दोनों में तुम 5 किलो चीनी में तुम जी जोड़ देते हो 1 किलो आटा, ठीक है, और इस 5 किलो नमक में तुम जोड़ देते हो 1 किलो आटा, तो क्या दोनों बराबर होगा? दोनों नंबर वाइज तो 6 किलो हो जाएगा, पर दोनों क्या बराबर होगा? सेंस में नहीं हुआ बराबर। तो भैया वस्तुएं समान रहनी चाहिए। जैसे में अब तुम्हारे पास मान लो कि कोई एक ये रेखा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ये दूसरी रेखा है मान लो इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो तुम इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो जो हाँ जी हाँ तुम जोड़ सकते हो, तुम बोल दोगे कि ये हो गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन मान लो तुम्हारे पास कोई एक वर्ग है, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है, तो क्या तुम इन दोनों को जोड़ सकते हो और इन दोनों को जोड़ के तुम बोल दोगे कि भैया हम कुछ नया ऐसा बनाते हैं? ऐसा बोलोगे? नहीं, ऐसा ये संभव नहीं है। तो भैया वस्तुएं समान रहनी चाहिए। और देखो नीचे और भी दिया हुआ है, जैसे में एक और है कि संपूर्ण वस्तुएं अपने टुकड़े से बड़ी होती हैं। अब इसके लिए भी तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि भैया कोई एक संपूर्ण वस्तु है, ठीक है, वो संपूर्ण वस्तु अपने टुकड़ा से बड़ा होगा। तो तुमको पता है, मान लो तुम्हारे पास एक भैया ये रोटी का टुकड़ा है, तो इस रोटी के टुकड़े तो क्या बोलेंगे? संपूर्ण, ठीक। अब इसका कोई मान लो तुमने इसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, बांट दिया, तो ये एक मान लो ये हो गया टुकड़ा। तो ऑटोमेटिकली तुमको पता है कि ये जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, ये संपूर्ण से छोटा होगा, ठीक है, समझे। लेकिन देखो अब इसका उपयोग समझ लो। इसका उपयोग हो सकता है हमारे कहाँ पर? तो जो हम लोग सुनते हैं ना, ग्रेटर दैन और लेस दैन, से ज़्यादा और कम वाला, उसमें हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उसमें भी होता है ना भैया कि इससे मान लो ये x है, ठीक है, और ये x में x ग्रेटर दैन 5 हम लिख रहे हैं, तो x क्या है? मान लो पूर्ण है, ये 5 क्या है? उसका एक टुकड़ा है, तो उसका उपयोग आ गया। यहाँ से तुम
बोल सकते हो कि नहीं कि भैया पूर्ण जो है ये अपने भाग से बड़ा होता है। वैसे ही नीचे और सारा भी जो हमारे पास अभिगृहित है, क्या बोला जा रहा है कि यदि असमान वस्तुओं में समान समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो योग भी परस्पर असमान होंगे। जैसा कि हमने वो आपको बताया था कि भैया कोई असमान वस्तु है, उसमें तुम जोड़ देते हो समान समान, तो सिंपल सा बात है असमान होगा। जैसे में मान लो तुम्हारे पास है 5 और तुम्हारे पास है 3, ठीक है, ये 5 और 3, 5 किलो, 5 किलो मान लो चीनी है और 3 किलो चीनी है, ये दोनों असमान वस्तु है। अब इन दोनों में तुम जोड़ देते हो क्या 2-2 किलो चीनी, तो क्या बराबर होगा? नहीं, नहीं बराबर होगा। तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 5 किलो में 2 किलो चीनी जोड़ोगे और 3 किलो में 2 किलो, 5 किलो हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी असमान ही होगा और ये हमेशा होगा, और इसके लिए तुमको किसी प्रकार की प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग अभी कुछ जाने अभिगृहित। अभिगृहित क्या है भैया? तो वैसा सत्य जिसके लिए हमको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और ये गणित में, मैथ में हमेशा वैलिड होगा, हमेशा, कहीं पर भी। लेकिन जो सत्य जो सिर्फ ज्यामिति में ही वैलिड होगा, जिसको हम मानकर चल रहे हैं कि ये सत्य है, उसको बोलेंगे क्या? तो उसको बोलेंगे अभिधारणा। समझे? अब चलिए चलते हैं, जो हम लोग को 5 ठो अभिधारणा पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इसको हम पूरा समझते हैं क्या है। तो पहला अवधारणा देखो दिया हुआ है, हम तुमको पढ़ के सुनाते हैं। या चलो, हम मेरे पास एक किताब है छोटा, ये किताब, इसको देखो कुछ दिख पा रहा है कि नहीं? यहाँ से देखो, पहला ये भारती भवन का ही किताब है, हम NCERT यहाँ पर आ नहीं पाता है इसीलिए। तो देखो क्या है भैया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। समझे क्या बोला जा रहा है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि भैया सिंपल सा, एक बिंदु है, इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये बोला था यूक्लिड साहब ने, ठीक है। पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा रेखा नहीं खींचा जा सकता? पर यूक्लिड साहब ने ये भी नहीं कहा। यूक्लिड साहब ने अपने जो किताब है उसमें हमेशा यही मानकर चला कि कोई दो बिंदु है। पहले ये समझ लो, मान जो हमने डिफिनीशन क्या बोला था, अभी क्या हमने स्टेटमेंट बोला, यानी कथन बोला कि भैया एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि भैया ये 2 ठो बिंदु है, इस 2 बिंदु के बीच में एक रेखा होगी। इन 2 बिंदुओं के बीच में क्या है भैया? बीच में एक रेखा। अब बात ये आता है कि क्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है ये रेखा? तो यूक्लिड साहब ने अपने जो किताब है उसमें नहीं, सिर्फ एक ही मानकर चला है, और इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। इसको अभिगृहित में बदल दिया गया है कि ये हमेशा के लिए सत्य है। तो चलो उसको देखते हैं पहले हम लोग। हाँ जी, तो हमारा क्या था, हमने बोला कि उसको हम लोग अभिगृहित के रूप में बदल दिया गया है, और वो अभिगृहित है क्या? तो वो है दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी कोई 2 ठो बिंदु है, जैसा कि ये है मान लो 2 बिंदु, तो इन 2 बिंदुओं के इन 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से, याद रखना है 2 भिन्न बिंदुओं, इनसे होकर एक अद्वितीय रेखा, यानी सिर्फ एक और एक रेखा, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं। अब तुम बताओ, क्या तुम ये सोच सकते हो कि इसके अलावा भी कोई एक दूसरी रेखा हो सकती है जो इन दोनों को पास कर सके? तो नहीं, तुम्हारे देखने में तो नहीं लगेगा, और बात सही भी है। इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि मान लो ये एक बिंदु हो गया पहला A, और ये दूसरे यहाँ पे बिंदु हो गया B, इन दोनों से होकर सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। तुमको पता है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता तुमको नहीं है भैया। समझे? तो ये हमारा हुआ अभिधारणा नंबर 1, जिसको अभिगृहित में बदल दिया गया है। पहले तो था ये ज्यामिति के लिए, लेकिन बाद में देखा गया ये तो हमेशा ही सत्य होगा, इसीलिए इसको बदल दिया गया अभिधारणा। दूसरा अभिधारणा क्या है तो वो सुनो।
दिया हुआ है हमारे पास कि एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा, क्या कौन सी रेखा भैया? तो शांत रेखा। देखो क्या बोला जा रहा है, एक शांत रेखा है। अब ये शांत रेखा क्या होता है भैया? तो तुम रेखाखंड सुने हो? रेखाखंड क्या होता है भैया? इसको बोलते हैं रेखाखंड, जिसमें ये इधर की ओर कुछ ये रेखाखंड नहीं हुआ। ठीक है, रेखाखंड कौन सा हुआ भैया? तो ये हुआ रेखाखंड। इसको बोलते हैं रेखाखंड ए बी। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, यूक्लिड साहब ने सिंपल सा बात बोला कि तुम इस रेखाखंड को जहां तक मन वहां तक बढ़ा सकते हो, जहां तक मन, इसको आगे भी पीछे भी जहां मन कहाँ तक बढ़ा सकते हो। अब बताओ, इसके लिए तुमको कोई प्रूफ चाहिए? नहीं भैया, नहीं चाहिए। सिंपल सा हमको दिख रहा है कि इसको हम अनंत तक लेकर जा सकते हैं, इसको भी अनंत तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया हम लोग का दूसरा अभिधारणा। तीसरा अभिधारणा क्या उन्होंने बोला कि भैया कोई एक वृत्त है, कोई एक त्रिज्या है, तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिंपल सा बात उन्होंने कहा कि भैया इस दुनिया में हम कहीं भी एक मान सकते हैं वृत्त का केंद्र और कुछ त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त खींच सकते हैं। समझे क्या बोला? कि हम एक मान लेते हैं ये केंद्र और इससे कुछ मान लेते हैं हमारा त्रिज्या, और इससे एक बना सकते हैं हम लोग वृत्त, और ये कहीं भी हो सकता है। समझे? तो ये हमारा हो गया एक अभिधारणा। और तुमको पता है सिंपल सा बात है भैया, कोई हम वृत्त का मान लो ये केंद्र मान लिए ओ, और कुछ मान लो हमारा हो गया त्रिज्या ओ ए, तो भैया सिंपल सा आराम से बन जाएगा हमारा वृत्त। चौथा क्या बोला भैया? चौथा उन्होंने बोला कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बताओ, पहली नज़र में सुनने में लगता है कि ये पागलपन है। सिंपल सा बात है, सभी जितना भी समकोण है वो 90 डिग्री का होगा, और जब सब 90 डिग्री का होगा तो आपस में बराबर ही होगा। लेकिन हमको इस सब का उपयोग होने वाला है। कहाँ पर उपयोग होने वाला है भैया? कि जहाँ पर हम लोग प्रमेय प्रूफ करेंगे। अगर तुम ये मान कर नहीं चलोगे कि जितना समकोण है वो सब के सब बराबर है, तो तुम जो हम लोग पढ़ते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, उसको भैया दिखला ही नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। मान लो जैसे में दो ठो ये त्रिभुज है, तुमने शायद तुमको कुछ पता हो, अगर नहीं तो वरना हम लोग देखेंगे ही। मान लो इसका नाम है ABC, ये PQR, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और मान लो तुम बोल देते हो AC बराबर PR, तो तुम बोल दोगे ना बाद में उससे RHS से कि भैया ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। ठीक है, बोल दिया तुमने, अच्छा बात है, बोल दिया। लेकिन अगर ये 90 डिग्री वाला तुमने माना ही नहीं कि ये दोनों बराबर होगा, तब तो हम लोगों का खेल यहीं पर बिगड़ जाएगा, है कि नहीं है। जैसे में एक वर्ग है, वर्ग में तुमको पता है कि भैया क्या है कि सब समकोण होता है। अब अगर तुम सारा को समकोण मानोगे ही नहीं, तो सिंपल सा बात है, समकोण अगर नहीं, जितना भी समकोण है उसको तुम बराबर मानोगे ही नहीं, तब क्या होगा? तब हमारा ये वर्ग बचेगा ही नहीं। तब तो कुछ भी बनाया जा सकता है इसको। समझे? ये हो गया अभिधारणा नंबर 4। और सबसे जो महत्वपूर्ण अभिधारणा है उसको देख लो, जहाँ से कुछ बदल गया। क्या बदला उसको सुनेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। देखो पहले समझ लो, हम सिंपल से समझा देते हैं, इतना स्टेटमेंट कोई फायदा नहीं है। देखो मान लो कि कोई दो ठो सीधी रेखा है ऐसे, ठीक है, दूसरी मान लो सीधी रेखा तो कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको मान लो तुम ए बोल दो, ये बी वाली है, ठीक है। अब इस पर इन दो सीधी रेखाओं पर कोई एक ऐसे तीसरी सीधी रेखा गिर रही है। समझे? ये दो सीधी रेखाएं हैं, इन पर एक तीसरी सीधी रेखा गिर रही है। तो क्या बोला यूक्लिड साहब ने, सिंपल सा बात कि भैया जिस ओर ये जो अंतः
अंतःकोर है, ये वाला और ये वाला, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम 1 और 2, दिख रहा है, हम बड़ा कर देते हैं कुछ। तो जिस ओर ये 1 और 2 का योग 2 समकोरों से यानी 180 डिग्री से कम हुआ, जिस ओर भी, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर देखो इधर तुमको देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग 180 से ज़्यादा होगा और इन दोनों का योग 180 से कम होगा। तो बोला उन्होंने ये कि ये दोनों हमेशा, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कहाँ पर मिलेंगी, तो उस ओर मिलेंगी जिस ओर ये समकोण, ये जो योग है वो 180 से कम है। समझो क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा बोला कि भैया इन दोनों रेखाओं को तुम बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओ ऐसे, इसको बढ़ाओ ऐसे, और ये इधर भी बढ़ाओ ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं उधर मिलेंगी जहाँ पर इन दोनों का, जहाँ पर जिस ओर ये जो अंतःकोण है उसका योग 180 से कम हो, यानी 2 समकोणों से कम हो। समझे क्या बोला जा रहा है। अब देखो इसको बाद में और भी तरीके से समझा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। इसका, इसी से ये जो 5वां नंबर है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो गणितज्ञ लोग हैं वो लोग इसको ऐसा, वो लोग सोचते थे ये ना कि इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। देखो भैया जो यूक्लिड है, इस यूक्लिड साहब ने इसको क्या माना, तो यूक्लिड साहब ने माना इसको कि इसको अभिधारणा माना। अभिधारणा का मतलब ये ऑटोमेटिकली सत्य है, इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, परंतु गणितज्ञ समझने लगे कि इसको सिद्ध किया जा सकता है। यदि सिद्ध किया जा सकता है तो तब ये अभिधारणा रहा ही कहाँ। और यूक्लिड साहब को खुद भी डाउट था इस पे, कि उनको भी शंका थी कि कहीं ये अभिधारणा प्रमेय तो नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हुआ भैया कि सिद्ध करने के चक्कर में एक नया ज्यामिति का उदय हो गया जिसको बोलते हैं अयूक्लिडीय ज्यामिति। अयूक्लिडीय ज्यामिति। अब वो कैसे आ गया, देखो जैसे हम तुमको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, ज़्यादा नहीं जानना है। मान लो कि भैया कुछ इस प्रकार, अब अभी तक आप लोग त्रिभुज कैसे पढ़े हैं, तो ऐसे सिंपल, पर कुछ त्रिभुज ऐसे भी होता है, ऐसे। अब बताओ इन ये तीनों जो यहाँ पर जो तीनों कोण दिख रहा है तुमको, इनका योग 180 से अधिक है कि नहीं है, तुमको दिख रहा होगा कि हाँ भैया 180 से अधिक है। अब बताओ तुम ये जो पढ़े हो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये यहाँ पर वॉयलेट हो गया। और भैया हम लोग इसमें इसको किस में पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं यूक्लिड ज्यामिति में, और इसको पढ़ते हैं अयूक्लिडीय ज्यामिति में। इसी प्रकार एक और प्रकार का ये मान लो त्रिभुज कुछ ऐसा भी होता है, ऐसे। तो देखो इस त्रिभुज में, अब ये मत पूछना कि भैया ये त्रिभुज कैसे हो गया, ऐसा होता है, अभी आपको उतना डिटेल नहीं जानना है, बस हम थोड़ा बता रहे हैं। तो ये जो तीनों कोण है इसका देखो, इसका योग 180 से कम है, समझे। तो ऐसा भी होता है। और ये कैसे हो गया, धीरे धीरे, उतना नहीं आपको जानना है, सिर्फ ये जानना है कि इसी से आ गया हम लोग का अयूक्लिडीय ज्यामिति का उदय हो गया है। साइंटिस्ट लगे रहे थे और होता नहीं है। कैसे होता है कि भैया कुछ कर रहे थे कुछ और रिजल्ट आ गया कुछ और, समझे। जैसे साइंस में ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंट कुछ और का कर रहे थे और रिजल्ट में हम लोग को कुछ और ही बन गया। जिससे मैं तुमको एक हम बताते हैं, चीन में तुम ये सुने हो बारूद का नाम, गन पाउडर। तो ये जो गन पाउडर है इसको चीनियों ने बनाया था, चीन के लोगों ने। और इस चीन के लोगों ने इसको समझ रहा था ये लोग कि इससे हम लोग अमर हो जाएंगे। बताओ, तो ये लोग अमर होने का कोई तरीका ढूंढ रहा था और उसी में लोग ये गन पाउडर बना दिया लोग, यानी बारूद बना दिया सब। अब बारूद बनाने के बाद ये लोग बनाना क्या चाह रहा था, ये लोग बनाना चाह रहा था अमृत, ठीक है। और क्या बना दिया सब जहर। तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा ही होता है गणित में भी। करना कुछ चाह रहे थे लेकिन उससे विकास बढ़ता गया और कुछ नया आ गया। तो ये हम लोगों ने आज जान लिया कि भैया
हमारा पांचों अभिधारणा। इन अभिधारणा का उपयोग करके हम लोग आने वाले अध्यायों में बहुत सारे प्रमेय सिद्ध करेंगे। अब प्रमेय क्या होता है हम आपको बता चुके हैं भैया, वैसा कथन जिसको सिद्ध किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रमेय। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इतना। अब मिलेंगे आपसे कल। उसके पहले कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उन उदाहरणों को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे पहले। ठीक है, तो रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। अगर कुछ हमसे छूट गया हो बताने में तो आप लोग बता दीजिएगा, वरना आपके पास भी भैया पुस्तक को है ही, जो किताब है वो तो है ही, उससे भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।